हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था और 2.0 हुआ था, इन दोनों में टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं और हिस्ट्री में भी आपके प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में क्लास 6 to 8 और क्लास 9-10 के लिए, उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और क्लास 11-12 के लिए भी यह सेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 6 to 8 और 9-10 के लिए है। इसीलिए सभी लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए टीआरई 1.0, जी हाँ फ्रेंड्स, टीआरई 1.0 और 2.0 में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह मॉडर्न हिस्ट्री हो, एनशियंट हो, मेडाइवल हो या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो, तो जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 6 to 8 और क्लास 9-10 में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। और देखिए, क्लास 11-12 के लिए भी यह सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्लास 6 to 8 और 9-10 के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। आंसर सबको कमेंट करते चलना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और इसी प्रकार से कल ही मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस कवर कराया हुआ है। जितने भी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा यानी कि कालीबंगन। कालीबंगन जो है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्घर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? घग्घर नदी के तट पर है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और कालीबंगन से आपको पता है फ्रेंड्स, कालीबंगन से आपको जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है यह किस धातु से बनी हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो प्रश्न ये बन जाएगा कि ये जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है ना, ये पहले मैं बता दूं आपको, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य, ठीक है ना। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है यह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है और यहीं से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। क्लियर ना। चलिए, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना, मृतकों का टीला। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़दार जो बैल है इसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी, मोहरे, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ मोहरे जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे जो थी उन पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का है, तो एक श्रृंगी बैल का है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग, और 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी, ठीक है ना, और मातृ देवी एवं शिव की पूजा का अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, सर्प, जल, इन सब की भी उपासना करते थे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 10 मंडल हैं। और सूक्त कितना है, तो 1028 सूक्त हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है 1028, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा, ऐतरेय, एक ऐतरेय है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, यहाँ मैं लिखता हूँ कौशितकी, ठीक है ना, कौशितकी। तो ये 2 इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, कौन, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक प्रश्न ये हो गया। अच्छा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। अच्छा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है, ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसी में क्या है, गायत्री मंत्र है। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किराता अर्जुनीय के लेखक जो हैं उनका नाम पूछा गया है। तो देखिए किराता अर्जुनीय के लेखक जो हैं ये भारवी हैं, कौन है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसके लेखक जो हैं ये भारवी हैं, कौन है, भारवी हैं। ऑप्शन में तो भारवी दिया ही नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और ये भारवी जो थे ये पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए भट्टी की एक प्रसिद्ध रचना है रावण वधम, इसको भी आप याद रखिएगा, रावण वधम ये किसकी रचना है, ये भट्टी की रचना है, ठीक है, ये भट्टी की रचना। और मृक्ष कटिकम जो है, मृक्ष कटिकम ये किसकी रचना है, मृक्ष कटिकम, तो ये शूद्रक की रचना है। तो साथ साथ फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है, चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। तो देखिए पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और यह एक प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शहर या किला, जिसका मतलब होता है शहर या फिर किला। तो यहाँ पर देखिए शहर तो नहीं दिया गया है लेकिन किला दिया गया है, कहाँ पर, तो दुर्ग का मतलब किला ही होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, शहर भी होता है इसका मतलब। तो अगर ऑप्शन में शहर दिख जाए और दुर्ग दिख जाए तो आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बताइए ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तक्षण का, तो तक्षण बढ़ई को कहते हैं। ऋग्वेद में तक्षण जो है ये बढ़ई को कहा जाता है, ठीक है ना, बढ़ई को कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ई को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ऋग्वेद में जो है आपको किसका उल्लेख नहीं है, तो लोहे के प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है ना। चलिए मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे, मौर्यकालीन कांकनी ये किस धातु के बने सिक्के थे, चलिए बताइएगा। मौर्यकाल में कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर इसका।
सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कांकनी जो था ना, ये आपका तांबे धातु के बने सिक्के थे। तांबे धातु के जो बने सिक्के थे उनको कांगनी या फिर इनको, एक मिनट रुकिए, हाँ कांगनी या फिर इनको मासक कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो तांबे धातु के बने सिक्के थे इनको या फिर कांगनी कहा जाता था या फिर इनको मासक कहा जाता था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए और आगे हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य काल की राजकीय मुद्रा जो थी ये पर्ण थी। क्या थी मौर्य काल की राजकीय मुद्रा? ये पर्ण थी। मौर्य काल की ये राजकीय मुद्रा थी, पर्ण। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह चांदी का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए सभी लोग बताइएगा, विश्व का पहला गणतंत्र जो है यह वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए इसका। सभी लोग फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिएगा, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला गणतंत्र था वैशाली में, यह लिच्छवियों ने स्थापित किया था। किसने? लिच्छवियों ने। ठीक है ना, लिच्छवियों ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरण में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने? 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 15 नहीं दिया गया है। ठीक है ना, 15 अधिकरण में यह विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस मैकियावेली की रचना है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत में ये 7 जो अंग हैं ये आपके राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र हैं। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये 2 बार प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछ लिया गया है। तो देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह नियुक्त किसको किया था? तो फ्रेंड्स यह नियुक्त किया था किसको बताइए? मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर देखिए मलिक जानी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ये प्रश्न जो है आपको बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, पहले बीपीएससी में जो आपका ये कई बार पूछा गया है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, तो यहाँ पर रांची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसका समय याद रखेंगे 1899 से 1900 ईस्वी, और इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम पूछा जाता है तो आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। ठीक है, चलिए, और इनका जन्म बिरसा मुंडा का 1875 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार में कौन थे? बिहार में वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन में तो वीर कुंवर सिंह दिया ही नहीं गया, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आपका गिरिब्रज या राजगृह थी इसकी राजधानी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये आपका गिरिब्रज हो गया, और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मगध शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, और इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र या फिर जैन ग्रंथ
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। बोलने में उल्टा मैंने बोल दिया है, सॉरी। ये आपके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न 2 बार अब तक पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है, मेगास्थनीज का इंडिका है। मेगास्थनीज का यह इंडिका है जिसमें मौर्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है, इंडिका में मिलता है, ठीक है। और ये आपका इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था, तो ये आपका सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो आया था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। किसके दरबार में आया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सब पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब प्रश्न बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मददे मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। मददे मास जो था ये मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, तो देखिए मददे मास को सयूरगल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको सयूरगल भी कहा जाता था, सयूरगल भी इसको कहा जाता था। और मददे मास मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हुआ करती थी। तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए और उसके बाद हम बात करते हैं, तो मददे मास सहायता जो है नगद में दी जाती थी, तो इसे वजीफ़ा कहा जाता था, ठीक है, इसको वजीफ़ा कहा जाता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था बताइए। देखिए पूना समझौता के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना समझौता हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 सितंबर 1932 याद रखिएगा पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है यह किया था किसने, तो देखिए जंतर मंतर नई दिल्ली में जो है उसका निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जय सिंह द्वितीय ने जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये कुल 5 जो स्थान पर हैं, जैसे कि जंतर मंतर है, ठीक है, उसके बाद जयपुर, दिल्ली और मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलो उसके बाद देखिए वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1896 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, सर्वप्रथम उसी में वंदे मातरम गीत गाया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, ठीक है ना। चलिए और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था, तो ये अमेरिगो, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था, ठीक है ना। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। चलिए तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। यह स्पेन के द्वारा वित्त पोषित था, किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा वित्त पोषित था, ठीक है ना। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर। अच्छा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था और वास्को डिगामा जो है 1498 में जो है भारत आया था। और वास्को डिगामा ने भारत की यात्रा 3 बार किया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है ये कब की है? तो 16 दिसंबर 1773 की घटना है। ये 16 दिसंबर 1773 की है बोस्टन टी पार्टी की घटना। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कब की है? 16 दिसंबर 1773 की घटना है, ठीक है। और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स इसका नायक था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है, बोस्टन टी पार्टी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो नेचुरल राइट्स है, नैसर्गिक अधिकार है, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह दिन है क्योंकि इस दिन अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। चलिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 में हुई थी। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। कौन थे फ्रेंड्स? लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लुई 16वां था, ठीक है ना। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? सभी लोग आंसर कमेंट करें, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? कई बार मैंने आपको बताया भी है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है यह जेम्स हरग्रीव्स ने किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? जेम्स हरग्रीव्स ने किया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। किसने किया है? जेम्स हरग्रीव्स ने किया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जेम्स हरग्रीव्स ने किया है। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जॉन के ने किसका आविष्कार किया है? जॉन के ने किसका आविष्कार किया है? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है, ठीक है ना। सैमुअल क्रॉम्पटन ने किसका आविष्कार किया है? तो इन्होंने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसका उद्देश्य था? गणतंत्र स्थापित करना, जिसका उद्देश्य था, ठीक है ना। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यंग इटली जो है यह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? 1831 में यंग इटली, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये मेज़नी ने किया था, जोसेफ मेज़नी ने किया था। ऑप्शन में देखिए जोसेफ मेज़नी का नाम दिया ही नहीं गया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए यंग इटली, ठीक है, या फिर यंग यूरोप, इसकी स्थापना मेज़नी ने किया है, ठीक है ना। चलिए, और गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था, गैरीबाल्डी ने, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गैरीबाल्डी ने किया था। चलिए, और काउंट काबूर जो है यह इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था, इटली का एकीकरण, ठीक है ना। चलिए, और इटली के एकीकरण का जनक मेज़नी को माना जाता है। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कराया हुआ है, एक बार जाकर के उस सेशन को देख लीजिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। देखिए, इटली के एकीकरण का श्रेय जो है ये मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है, ठीक है ना। और इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स ये आपका इसमें से बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था, ये बिस्मार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि दूसरे विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था?
दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का कारण पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका कारण जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, दूसरा विश्व युद्ध में जो है आपका 1941 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण जापान द्वारा हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जो हमला किया गया था, वही इसका तत्कालिक कारण था। ठीक है ना, जो कि अमेरिका के मतलब प्रवेश करने का मुख्य कारण। क्लियर? चलिए, अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तब क्या बताइएगा? दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जर्मनी का यहाँ पर पोलैंड का जर्मनी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है पोलैंड पर, यही दूसरे विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलिए, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, उस समय वहाँ का शासक जो था कुबलई खान था। कौन था? कुबलई खान था। ठीक है, याद रखिएगा, कुबलई खान था। कुबलई खान राइट आंसर हो जाएगा। कुबलई खान चंगेज खां का पोता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कुबलई खान। मार्को पोलो ने भारत के केरल राज्य के कयाल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का उल्लेख किया है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मार्को पोलो की पुस्तक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो इसी के नाम से है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जो थी ये कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, ये बस्ती जेम्स टाउन थी। जेम्स टाउन थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, जेम्स टाउन। और कैप्टन जॉन स्मिथ के नेतृत्व में जो है जेम्स टाउन में प्रथम उपनिवेश की स्थापना किया गया था, कैप्टन जेम्स स्मिथ के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जेम्स टाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ जो है यह किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव मोनियार द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? मोनियार द्वारा रखा गया था, मोनियार के द्वारा रखा गया था। ठीक है ना, और देखिए, हेज के अनुसार टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ था। टेनिस कोर्ट की शपथ दैवीय अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की संपत्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के आरंभ होने की घोषणा थी। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका फ्रांसीसी हो जाएगा। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि जो है ये किस देश के साथ किया था? सेवर्स की संधि जो है मित्र राष्ट्रों ने किस देश के साथ किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सेवर्स की संधि जो है यह किसके साथ किया था? बताइए, सेवर्स की संधि जो है यह किसके साथ किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कि मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि जो है ये टर्की के साथ किया था। किसके साथ किया था? टर्की के साथ सेवर्स का संधि किया था। किसके साथ? टर्की के साथ हुआ था। 10 अगस्त 1920 को यह सेवर्स की संधि हुई थी। 10 अगस्त 1920 को, डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और वहाँ का जो खलीफा था मुस्तफ़ा कमाल पाशा इसको मानने से इनकार कर दिया था, और एक प्रकार की अभीषण अपमानजनक संधि थी सेवर्स की संधि, जो कि टर्की के साथ किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, टर्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। जॉन के ने किया था। ठीक है ना, जॉन के ने किया था। चलिए, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति, देखिए 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति की बात करते हैं तो यह वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा, ठीक है ना, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी। 1648 में हुई थी। ठीक है ना, 1618 से लेकर के 1648 तक जो कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंटो थे, इन्हीं के बीच यह युद्ध हुआ था 30 साल तक। ठीक है ना, 1618 से 1648 तक, इसीलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध कहा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व जो है ऑरलैंडो ने किया था। ऑरलैंडो के नेतृत्व में इस सम्मेलन में इटली को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑरलैंडो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, वैंकूवर जाने के लिए कमाटागुरु जहाज किसने किराए पर लिया था? कमाटागुरु जहाज का नाम बड़ा ही पॉपुलर है, तो आपको याद भी होगा। तो यह किसने? गुरुदत्त सिंह ने लिया था इस जहाज को, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कमाटागुरु जहाज हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था और इस जहाज में 376 यात्री सवार थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। गुरुदत्त सिंह था, तो यहाँ पर गुरुमित सिंह लिखा गया है, हरनाम सिंह, करतार सिंह, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित, शोर कमेटी की स्थापना के सदस्य हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक थे। तो यहाँ पर देखिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक थे, इसमें भगवान सिंह नहीं थे, ठीक है। शोर कमेटी का गठन कनाडा में कमाटागुरु जहाज के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए किया गया था। अभी कमाटागुरु जहाज के बारे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? हिमालयी भूल कहा है इन्होंने किस घटना को? तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है चौरी चौरा कांड को, ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था, यह आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव शस्त्रागार जो हमला हुआ था, यह हमला जो हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मास्टर दा के नेतृत्व में। मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है। मास्टर दा ये है सूर्य सेन, ठीक है ना, मास्टर दा भी इनको कहा जाता है, सूर्य सेन, नाम इनका जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, यह घटना 1930 की है, ठीक है ना। और इसमें जो है जो महिला क्रांतिकारी मारी गई थी प्रीति लता वाडेदार, ठीक है ना, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? नहीं पूछा गया है। काकोरी ट्रेन कांड घटना जो हुई थी ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। और इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी संगठन के द्वारा, ठीक है। चलिए, बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राम प्रसाद बिस्मिल जी का यह प्लान था, ठीक है। और इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। ये मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ठीक है। इसमें अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद आप बात करते हैं रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठीक है ना। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए, गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1913 में 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में ही हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, उर्दू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए इसका। देखिए, सबसे पहले जो है 1826 में एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दिया था। और इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स मेसन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। चलिए, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा?
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी को कुरेद करके नाली बनाने का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है आपके कालीबंगन से। कालीबंगन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगन, ठीक है ना। और कालीबंगन से ही जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिला है। तो आप साथ साथ इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात धौलावीरा की करते हैं, तो धौलावीरा के बारे में जान लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। तो आप इसे भी याद रखिएगा। लोथल के बारे में मैंने बताया था, यह आपका पतन नगर था, भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। चलो, उसके बाद देखिए, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेंड्रोकोटस के रूप में परिभाषित किया गया है किस मौर्य शासक को? तो फ्रेंड्स, सेंड्रोकोटस के रूप में परिभाषित किया है किसने? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। किसने? जस्टिन ने कहा है सेंड्रोकोटस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। विलियम जोन्स ने। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा किया था? अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में किया था। और उसके बाद देखिए, इसने लुम्बिनी की यात्रा जो है अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था, और लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया था 20वें वर्ष में। और अपने शासन के 8वें वर्ष में जो है लगभग 261 ईसा पूर्व में, 8वें वर्ष अपने शासन के 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग युद्ध, ठीक है ना। चलिए, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अशोक ने भाबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है, भाबरू अभिलेख में। तो यहाँ पर देखिए, भाबरू राइट आंसर हो जाएगा, भाबरू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता जो था यह क्या था? वार्ता जो था यह क्या था, बताइएगा। देखिए, मौर्य काल में वार्ता कृषि, पशुपालन, ये व्यापार वगैरह के लिए यह कौटिल्य ने इसका प्रयोग किया है, ठीक है ना। और वार्ता जो है यह राजस्व एकत्रित करता था इन सब का। तो एक से अधिक यहाँ पर देखिए कृषि पशुपालन दिया गया है, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मौर्य काल में रूपजीवा क्या थी? रूपजीवा मौर्य काल में क्या थी? तो देखिए, मौर्य काल में जो रूपजीवा थी ना, यह स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थीं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्लियर। चलिए, और देखिए, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पर आपका रूपजीवा, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्रियां जो थी उनको रूपजीवा कहा जाता था। चले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कितने प्रकार के दास का उल्लेख, कौटिल्य जो है कितने प्रकार के दास का उल्लेख करता है, बताइए राइट आंसर। तो कौटिल्य ने जो है कितने प्रकार के दास का, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। और देखिए 9 प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नारद जो है, नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास का उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति में 7 प्रकार के, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है समष्ट और संचार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समष्ट एवं संचार, ठीक है ना, समष्ट एवं संचार
दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित था? चलिए बताएंगे। मौर्य प्रशासन में संग्रहण जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था मौर्य प्रशासन में, जिसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम होता था, जिसमें ग्रामीण ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था। और ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण होता था। संग्रहण द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद के न्यायालय होते थे, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार के न्याय से संबंधित है संग्रहण। बहुत जगह आपको भू राजस्व मिलेगा बुक वगैरह में, लेकिन इसका असली आंसर जो होगा, राइट आंसर, ये न्याय ही होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। ग्राम न्यायालय का ऊपर संग्रहण होता था, द्रोण, स्थानीय और जनपद के न्यायालय होते थे, ठीक है ना। तो ये आपका संग्रहण न्याय से संबंधित था। उसके बाद देखिए, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल जो है किस चरण को कहा जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 14वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ था, ठीक है। और पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ठीक है ना, फ्लोरेंस नगर में। और इटली के महान कवि दांते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है ना, 14वीं से 16वीं शताब्दी में। क्लियर ना, इन सबको आप याद रखिएगा। और पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार, इनकी कृति है। कौन कौन सी 3 कलाकार हैं? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है। आगे इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि माइकल एंजेलो जो था यह एक प्रकार का क्या था? चित्रकार था, ठीक है ना। और माइकल एंजेलो की एक कृति है, उसको याद रखिएगा। माइकल एंजेलो जो था एक मूर्तिकार और चित्रकार था। और माइकल एंजेलो की जो कृति है उसको आप याद रखिएगा। यह कृति है द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ये किसकी है? माइकल एंजेलो की है, लास्ट जजमेंट। और एक और है, इसको भी आप याद रखिएगा, द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन, ठीक है ना, द फॉल ऑफ मैन याद रखिएगा। ये आपको माइकल एंजेलो की है। यहाँ पर देखिए चित्रकार और मूर्तिकार याद रखिएगा। अच्छा, लियोनार्डो दा विंची की रचना जो कृति है ये कौन सी है? तो द लास्ट सपर, द लास्ट सपर, द लास्ट सपर, ठीक है ना। और मोनालिसा ये लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? चलिए, हर्ष का प्रधान सचिव जो था यह कौन था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव उसका भाई भांडी था, ठीक है ना। हर्ष का विदेश मंत्री अवंती था, विदेश मंत्री अवंती था। यहाँ पर भांडी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सिंहनाद जो था यह प्रधान सेनापति था, ठीक है। चलिए, और सचिव कौन था? अवंती था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भास्कर वर्धन ने किसे राजदूत बना करके हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो भास्कर वर्धन ने हेन त्सुआंग को राजदूत बना करके हर्षवर्धन के पास भेजा था, ठीक है ना। हेन त्सुआंग हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी संबोधित करता है, ठीक है ना। शिलादित्य किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेन त्सुआंग राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, और अभी मैंने आपको बताया था कि भांडी जो था यह हर्ष का प्रधान सचिव था, ठीक है। और अवंती जो था हर्ष का विदेश सचिव था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? चाट एवं भाट जो है ये कहलाता था कौन? तो देखिए, चाट और भाट जो था ना, ये आपके मैंने बताया था कि चाट और भाट कौन थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, हर्ष की सेना में साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था, ठीक है। चाट और भाट कहा जाता था साधारण सेना को। तो साधारण सेना में ये पुलिस भी आ जाते हैं ना, तो यहाँ सैन्य भी दिया गया साधारण सेना में। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर सी मान करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साधारण से ये आपके सेना थे, ठीक है। तो इनको पुलिस के वर्ग में रखा जा सकता है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को। तो संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था किसने? तो फ्रेंड्स, यह राजराज
प्रथम था, राजराज प्रथम था, ठीक है ना, राजराज प्रथम, इसको याद रखेंगे। यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जिसको कि बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, उसी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम था, ठीक है ना, राजराज प्रथम चोल शासक था जिसने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजराज प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राजराज प्रथम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद राजेंद्र प्रथम जो था ना, इसने भी संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया था, ठीक है। चलिए, और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछ लिया गया है। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलवे चलाई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये 1830 में चलाया था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद किसी वीडियो में 1829 बता दिया था, तो इसको एक बार आप लोग सुधार लीजिएगा, 1830 में चलाया था, ठीक है ना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये आपकी एडम स्मिथ की रचना है, ठीक है, एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि टाइड क्या था? टाइड क्या था? टाइड जो था ना, ये एक फ्रांस में एक कर हुआ करता था, टाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, टाइड, ठीक है। तो ये धार्मिक कर था, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। यह एक क्या था? धार्मिक कर था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स जो है यह किसने लिखा है? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यह लिखा है रूसो ने। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने किया है? तो रूसो ने किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह रूसो की रचना है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और एक है लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है ना, ये किसकी रचना है? तो ये लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह वॉल्टेयर की रचना है, ठीक है ना, यह वॉल्टेयर की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू की रचना आप आगे आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ था ये किस द्वीप पर हुआ था? तो इसका जन्म 1769 में, 1769 में नेपोलियन का जन्म जो है 1769, ठीक है ना। 1769 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोर्सिका द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी ना ये नेपोलियन की, ये आपकी सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी 1821 में। इसकी मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। चलिए, उसके बाद इसके बारे में और कुछ मैं बता देता हूँ आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसको माना जाता है, ठीक है ना। और इसने जो है 1800 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था, ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। और इसने नेपोलियन कोड भी चलाया था, एक कानून का संग्रह था, ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें यह हार गया था और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, उसके बाद देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉ आ गया ना, यही पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है यह आपकी पुस्तक जो है मॉन्टेस्क्यू की है, ठीक है ना। चलिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और रोमियो और जूलियट
शेक्सपियर की है, ठीक है ना। चलिए, लेटर्स और इंग्लिश मैंने बताया वॉल्टेयर की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी भी रूसो की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको खरीदा था 1 लाख जीतल के मूल्य पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख जीतल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था, तो 1 लाख पर। अच्छा, 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है, 1000 दिनारी के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इल्तुतमिश को खरीदा, इल्तुतमिश था जो था ये आपका कुतुबुद्दीन का दास था। चलिए, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। चलिए, और इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी यानी कि 40 तुर्क अमीर गुलामों का एक दल संगठित किया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था। और फ्रेंड्स देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। चलिए, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसे ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश को इसी ने राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर के आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। तो ये सभी पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे ममालिकात सृजित किया गया था, राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यह बहराम शाह के शासनकाल में, ठीक है ना, बहराम शाह के शासनकाल में। चलिए, बहराम शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहराम शाह। और देखिए फ्रेंड्स, नाइके ममलाकित पद का सृजन 1242 ईस्वी में किया गया था और यह सुल्तान काल का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद था। और इस पद पर सबसे पहले अख्तियारुद्दीन एतिगिन ने बैठा था। यहाँ और भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। अख्तियारुद्दीन, ठीक है ना, अख्तियारुद्दीन एतिगिन, एतिगिन यही सबसे पहले इस पद पर बैठा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बलबन ने सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, सबसे पहले बलबन को। तो सबसे पहले खासदार के लिए इसको इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए खासदार दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और बलबन ने जो है इसी ने नौरोज़ त्यौहार जो है मनाना शुरू किया था और इसी ने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग भी स्थापित किया था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। जो 40 सरदारों का जो तुर्क चहलगाम था इसको ख़त्म किया था इसने, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलो, उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, बताइए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको ये बता भी दिया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। चलिए बताइएगा, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की थी, ठीक है ना, असीरगढ़ की, असीरगढ़ की थी। 1601 में असीरगढ़ पर अकबर ने विजय प्राप्त किया था और अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में सोने का सिक्का का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अकबर जो था ये नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाने में बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग था, यह उसको पसंद था। चलिए, और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर असीरगढ़ हो जाएगा। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था। तो देखिए, इबादत खाना का निर्माण जो है इसने करवाया था कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण फतेहपुर सिकरी में ही करवाया था। शीश महल का निर्माण भी फतेहपुर सिकरी में ही करवाया था। जोधा भाई का महल का निर्माण भी फतेहपुर सिकरी में ही करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था।
प्लासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था इसमें, ठीक है ना। चलिए, और उस समय कौन था? आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था और उस समय बंगाल का गवर्नर वेंस्टार्ट था, ठीक है ना, वेंसीटार्ट था, इसे आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें जो है आपको मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल से जो निष्कासित था नवाब मीर कासिम, इसी की तीनों सेनाएं एक साथ लड़ रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजों की जीत हुई थी और अंग्रेजों का जो वास्तविक सत्ता जो है स्थापित हुआ था इसी युद्ध के बाद हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कौन था? एलिस था, एलिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, एलिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर अभी बताया मैंने आपको वेंसीटार्ट था, ठीक है ना, वेंसीटार्ट था। चलिए, उसके बाद देखिए फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में किसने किया था फ्रेंड्स बताइए? फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, क्लियर। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद बनारस से इन्होंने किया था, ठीक है ना, लियाकत अली ने। चलिए, अच्छा, खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? खान बहादुर खान ने बरेली से किया था, खान बहादुर खान ने, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1885 में ईओ हुम ने इसकी स्थापना किया था। इसके बारे में डिटेल में आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ समय वेस्ट नहीं करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता किया था और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मैंने मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित व्यक्ति बताया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और देखिए यह घटना प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और गलती से जो है बम जो कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है, जिसमें 2 महिला, कैनेडी की एक पत्नी थी और उसकी बेटी, उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पर 1908 राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा में गांधी जी के कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी, याद रखेंगे, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 78 अनुयायी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और गांधी जो है 12 मार्च गांधी जी 1930 को साबरमती से जो है ये दांडी यात्रा पर निकलते हैं और ये आपके 6 अप्रैल को नमक कानून बनाते हैं और इसके साथ ही सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर महात्मा गांधी जी के साथ था, वेब मिलर, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, और तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ किया था। दक्षिण में पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? मैंने आपको बता दिया था कि गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है ये खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? चलिए भाई, सभी लोग आंसर बताइएगा, कहाँ का खाजा है? खाजा को आपको सिलाव खाजा को जो है दिया भी जा चुका है जीआई टैग। अब इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी मुझे, सिलाव खाजा को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है ना। अब राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भागलपुर जो है ये सिल्क उद्योग के लिए फेमस है, कॉटन एवं सिल्क उद्योग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है, रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और बिहार में तसर रेशम उद्योग जो है ये भागलपुर क्षेत्र में विकसित है। चलिए निम्न में से कौन सा ये सही है यहाँ पर? तो देखिए लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से आपका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी और दरभंगा में मखाना, मिथिला मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है। और जूट देगा जूट पूर्णिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए कहाँ पर सर्वप्रथम और शाही लीची को भी जीआई टैग दिया जा चुका है? छपाई तकनीक का विकास हुआ था। छपाई तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये चीन में हुआ था, ठीक है ना। और सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए थे, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चीन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह किया था किसने? सेठ हुकुमचंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेठ हुकुमचंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप ध्यान रखिएगा। होम चार्जेस क्या था? होम चार्जेस क्या था? तो होम चार्जेस जो था फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर क्या था? राइट आंसर बताइए। तो देखिए होम चार्जेस भारत की ओर से राज्य सचिव द्वारा ब्रिटेन में किए गए व्यय को संदर्भित करता है, ठीक है। देखिए औपनिवेशिक काल के शासनकाल के समय 1813 के चार्टर एक्ट के तहत होम चार्जेज ने भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, जो आपको पता है ना। तो इसमें से देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ठीक है। पूर्वी भारत के स्टॉक पर लाभांश ऋण ब्याज, ठीक है। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश अधिकारी थी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया है? तो कई बार मैंने आपको बता भी दिया था, ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। यंग इटली नामक गुप्त जो संस्था थी इसकी स्थापना, तो यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजिनी ने किया है। 1831, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कब? तो 1831 में, ठीक है ना। 1831 में फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन इसका प्रबल विरोधी था? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। और भी मैंने आपको नाम बताया था उसमें, लाला लाजपत राय, ये सब थे। तो एक से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक इसका उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रबल विरोधी थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में जो है स्वराज पार्टी का भी गठन किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा कि क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है ना। भगत सिंह नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस का, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर के घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको, ये शायद क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया हुआ था जब मैंने एक साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराया हुआ है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केलोंग ब्रियोंग पैक्ट में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? कॉर्डिंग शब्द जो है यह इंगित किसको करता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? डेविड हार्डीमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखा है? कुलदीप नायर ने लिखा है, ठीक है। तीन चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखा है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं?
कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो इसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। इसको आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और यूएन में 193 सदस्य हैं और 193वां जो सदस्य देश है ये दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य जो था ये क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में आयोजित 44 मित्र देशों का एक ऐतिहासिक सभा थी। और इस सम्मेलन का तात्कालिक उद्देश्य जो था ये द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी थी, आर्थिक संकट, उससे जूझ रहे देशों की मदद करना था। विश्व बैंक और आईएमएफ जो है ये ब्रेटन वुड्स संस्था के समय ही, मतलब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इन्हीं को दोनों को, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना, तो ये मैंने आपको शायद 1948 बता दिया था, लेकिन 1949 में चीनी जो है लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। इसको एक बार आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा इसका। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो सहायक की भूमिका जो है इसमें से निभाया था किसने? तो कृषि क्रांति, पूंजी और नई प्रौद्योगिकी, बिल्कुल जो थी आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, तो औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का जो प्रतिद्वंदी था वो कौन था? ये आप ज़रा मुझे बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था। सभी लोग आंसर जरा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था। तो देखिए, इंग्लैंड का जो प्रतिद्वंदी था औद्योगिक क्रांति के दौर में वो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश है? तो देखिए, प्रथम भारतीय न्यायाधीश BN राव होंगे, ठीक है। लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, मतलब ICJ में CGI, तो ये आपके नागेंद्र सिंह हैं, ठीक है ना। CGI जब पूछेगा तो नागेंद्र सिंह, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। शायद मुझसे भी हुआ था, BN राव पहले न्यायाधीश थे, लेकिन चीफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तब नागेंद्र सिंह थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब की है फ्रेंड्स। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है ये आपका 16 दिसंबर 1773 की है, ठीक है ना। और यही अमेरिकी स्वतंत्रता का आपका तत्कालिक कारण है। और इसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये लिखा है थॉमस जेफरसन ने, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी जो थे ये कौन थे? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो बुद्धिजीवी थे ये आपके वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये तीनों थे, ठीक है ना। तो ये तीनों थे, क्लियर। चलिए, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और लुई 16वां शासक था। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का काल था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था, बताइए राइट आंसर। तो ये आर्थिक समस्या था, ठीक है ना। आर्थिक समस्या, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या से ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और यह 1929 में जो है आपको पता भी है कि यह संकट आया था और 31 तक ये चरम पर पहुंच गया था, आर्थिक मंदी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक, यानी कि मुंडा विद्रोह की बात हो रही है, तो ये बिरसा मुंडा थे। 1899 से 1900 तक चला था यह, 1899-1900 उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? सफाहर आंदोलन, ठीक है ना, 1868 में, और ये संथाल जनजाति से संबंधित है, संथाल से, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन का कारण क्या था? इसके पतन का कारण क्या था, बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें ये आगे नहीं निकल पाई थी। ब्रिटिशकारियों की दमनकारी नीति थी
और भारतीय वस्तुओं का अत्यधिक कर था। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू किया था। तो बिल्कुल अस्थाई किया था, रैयतवाड़ी भी किया था और महालवाड़ी भी किया था, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसे लाया गया था। अच्छा, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, और महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको, हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेनिन के द्वारा मांग की गई जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है, अप्रैल थीसिस क्या है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल थीसिस क्या है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि अप्रैल थीसिस है क्या, अप्रैल थीसिस क्या है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस क्रांति की एक योजना प्रकाशित की थी जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और इसमें जो है कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये मांग की गई थी। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के जो है से संबंधित है। तो नेपोलियन कोड मैंने बताया था 1804 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता और जन्म के आधार पर भेदभाव, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी नागरिक संहिता, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा का उद्घोष किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और इन्होंने ही गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने आपको फ्री इंडिया लीजन नामक एक सेना का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये नागपुर सत्र में, नागपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ने ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। तो एकमात्र सत्र था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। प्रसिद्ध जो है दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। चलिए ये आगे ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह किया था। देख सकते हैं ना कि सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। तो फ्रेंड्स ये आपका कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, आगे ना प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था। तो 1939 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का भी गठन इन्होंने ही किया था। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है ना। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, बताइए। बाबा रामचंद्र दास ने। ठीक है ना। अवध किसान सभा का आंदोलन इन्होंने किस आंदोलन के समय में किया था। तो असहयोग आंदोलन के समय में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, किस पूछा जाए कि किस आंदोलन के समय में अवध किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया है, तो असहयोग आंदोलन के समय। आनंद मठ की रचना किसने किया है, बंकिम चंद्र। यहाँ पर देखिए चट्टोपाध्याय दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। उत्तर पश्चिम पूछा गया है, तो उत्तर पश्चिम में जो थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है ना, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। इसका सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुर्तगाल और स्पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? परंपरागत मत क्या था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? परंपरागत मत क्या था इसका? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भौगोलिक खोज का मूल कारण आर्थिक था, लेकिन धर्म भी इसका महत्वपूर्ण कारक था, ठीक है ना। तो आर्थिक और धर्म दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ईसाई धर्म का प्रचार भी आप मान सकते हैं। और स्पेन और पुर्तगाल के शासकों का भी इस भौगोलिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। पुनर्जागरण, धर्म सुधार के प्रति जो है ये सब, बौद्धिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, ये सब जो है यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नए क्षेत्रों की खोज, बिल्कुल। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो मैंने आपको ये पूरा हिस्ट्री कवर करा दिया है क्लास 6 to 8 और 9 10th का। इसको शेयर करिएगा, और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट में आपको ज्योग्राफी भी अपलोड कर दूँ।